Welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. Today I am again back with a new and important topic on ECG, that is called electrocardiogram. तो आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है ECG. क्या नाम है? ECG या फिर इसी को EKG भी कहते हैं. ओके, ECG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का हो, चाहे वो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का हो, नेट का हो, नीट का हो, या बॉटनी जूलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, ईसीजी से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू कैन से. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलता है. और बहुत ही छोटे और माइन्यूट क्वेश्चंस इस टॉपिक में बनते हैं क्योंकि ये टॉपिक खुद भी इतना बड़ा नहीं है और इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है. बट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत बच्चों को इस बात में आती है कि इस टॉपिक के बारे में बच्चों को पता नहीं होता है. देखिए, इसमें इतना सा एक चीज़ है लर्न करने का, इतना सा एक चीज़ है आपको ध्यान रखने का, जिससे आपके सारे के सारे MCQ क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए और आप MCQ क्वेश्चंस जो आपके ECG टॉपिक से आएंगे उनमें इन फ्यूचर कभी ना अटके. ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. ठीक है दोस्तों, ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. और अगर आप मेरे चैनल पे नए बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट इजी एंड सिंपल वीडियोस लेकर मैं आपके साथ आती हूँ. और हम यहाँ पे तैयारी करते हैं वेरियस एग्ज़ाम्स की, चाहे वो BSc की हों, MSc के हों, नीट के हों, नेट के हों, RPSC, बॉटनी जूलॉजी, स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हों. किसी भी एग्ज़ाम से अगर आप आते हैं तो हम इसमें सारे के सारे टॉपिक्स को वेरी इजीली पढ़ते हैं. तो आइए वीडियो शुरू करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इट मीन्स ECG. देखिए, इलेक्ट्रो, सी कार्डियो एंड ग्राम, ECG. ओके, अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स हैं. एक तो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको ध्यान रखना है इस बात का कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब है रिकॉर्डिंग. जो आपकी हार्ट बीट होती है, आपका हार्ट बीट करता है, हमारा हार्ट हर टाइम बीट करते रहता है, हार्ट बीट होती रहती हैं. तो हमारे हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड करना, किसी मशीन में उनको नापना, कितनी हार्ट बीट्स हो रही हैं और कितना हमारा हार्ट वर्क कर रहा है, कितना एक्शन पोटेंशियल क्रिएट किया जा रहा है, कितना पंपिंग वो कर रहा है. क्यों पंप कर रहा है? क्योंकि हार्ट मसल्स, कार्डिक मसल्स उसको पंप करवा रही हैं. कार्डिक फाइबर्स या फिर हार्ट मसल्स फाइबर्स की वजह से जो हार्ट का पंपिंग एक्शन हो रहा है, वो पंपिंग एक्शन कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को यानी कि हार्ट बीट को स्टडी करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है. इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को यूज़ कर पड़ेगा या फिर आपके हार्ट बीट को मेजर करेगा, उसमें जो चेंजेस आएंगे उसको रिकॉर्ड करेगा, या फिर हार्ट बीट या एक्शन पोटेंशियल जनरेट जो हार्ट में हो रहा है उसको क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उसको देखेगा, उसको रेगुलेट करेगा. तो इस मशीन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. सो टू वर्ड्स जो थे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. यू विल नॉट गेट कंफ्यूज कि कार्डियोग्राम तो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट बीट एंड कार्डियोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिकॉर्ड करने वाली मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ठीक है, एंड टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम खुद क्या होता है? हार्ट बीट होती हैं, हमारे जो हार्ट की बीट्स होती हैं, हार्ट जो बीट करता है, लब एंड डब, टू साउंड्स क्रिएट करता है. तो ये जो रिकॉर्डिंग्स
इन सब की होंगी, हार्ट के फंक्शन की होंगी, हार्ट के पंपिंग की होंगी, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आई होप आपको इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या क्या आता है, हमारे हार्ट की कार्डियक साइकिल की सभी वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। ओके, देखिए आइए अब हम पढ़ते हैं अबाउट ईसीजी। क्या पढ़ेंगे अब हम ईसीजी के बारे में। व्हाट इज ईसीजी? दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, पंपिंग ऑफ हार्ट के एक्शंस को, हार्ट के वर्क को, हार्ट के काम को कंट्रोल करना इज कॉल्ड ईसीजी। ठीक है, अब देखिए जब हम ईसीजी कराते हैं तो एक नॉर्मल हमारे पास ये ग्राफ बनता है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईसीजी। ये जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये क्या है? ये है ईसीजी। एक नॉर्मल इंसान का नॉर्मल कंडीशंस के दौरान क्या ईसीजी होता है, क्या उसका ग्राफ बनता है। तो दिस इज अ नॉर्मल ग्राफ ऑफ ईसीजी। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट है लर्न करना कि एक नॉर्मल ईसीजी के अंदर 3 वेव्स होती हैं। ठीक है, 3 वेव्स होती हैं एंड इंटरवल्स एंड सेगमेंट्स भी होते हैं। मोस्टली 3 वेव इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हैं पी वेव, सेकेंड वन इज QRS, तीनों साथ में आते हैं, QRS वेव, एंड द थर्ड वन इज T वेव। देखिए ये फर्स्ट वाली ये है P वेव। ओके, इसके बाद QRS, दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स जो पीक जाती है ऊपर के साइड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आपका QRS कॉम्प्लेक्स। एंड द लास्ट वन अगेन अ वेव, एक लाइन उठा हुआ है, दैट इज अगेन योर कॉल्ड T वेव। आप देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग, अगर आपको ग्राफ आता है तो दिस इज योर ग्राफ एक्स एक्सिस। ओके, या कोई ग्राफ का एक्स एक्सिस है, या आपका माइनस एक्स एक्सिस है, या आपका प्लस एक्स एक्सिस है। यहाँ पे 0 है, इसके नीचे का जो आएगा वो माइनस में कैलकुलेशंस होती हैं, इसके ऊपर प्लस में कैलकुलेशंस होती हैं। सो देखिए ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, 0 लाइन है। 0 लाइन से ऊपर की तरफ उठता हुआ पहला पीक इज कॉल्ड P सेगमेंट और P वेव। QRS a little bit Q नीचे आता है, यानी कि माइनस सेगमेंट में आता है, एंड देन R एंड S ऑल्सो इन नेगेटिव सेगमेंट। तो ये QRS कॉम्प्लेक्स कहलाता है। एंड द लास्ट वन अगेन एक और आपका वेव उठा हुआ होता है इन पॉजिटिव सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड योर T वेव। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इन वेव्स का मतलब क्या होता है। जब आप किसी की ईसीजी देखते हैं या ईसीजी जब हम कराते हैं तो ग्राफ में हमारे पास ये रिकॉर्डिंग आती है। ये एक नॉर्मल ईसीजी है, एक ऐसी एक और आती है, ऐसी एक और आती है, ऐसी एक और आती है, बहुत सारी ऐसी आती हैं। तो इस एक का मतलब क्या है अब हमें समझना है। देखिए सबसे पहले जो ये P वेव है, ये जो P वेव है, ये P वेव क्या बताती है? ये P वेव बताती है कि अब एट्रिया डीपोलराइजेशन करेंगी या फिर एट्रिया में सिस्टोल आएगा। देखिए इस वीडियो को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए अबाउट हार्ट का फिजियोलॉजी क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ट में कौन से पार्ट्स हैं, क्या उसके सेगमेंट्स या हार्ट के जो चेम्बर्स होते हैं उनके नाम क्या हैं। बिकॉज एट्रिया इज़ द चेम्बर ऑफ हार्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो अगर आपको हार्ट के बारे में नहीं पता है या कार्डिक साइकिल के बारे में आपको नहीं पता है तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, तो देखिए P वेव क्या शो करता है? P वेव शो करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। किसको शो करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब हुआ एट्रिया का जो ऑरिकल्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर जो ऑरिकल्स होते हैं उन ऑरिकल्स का डीपोलराइजेशन जब होता है या फिर उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस चीज़ को शो करता है। कौन? उस चीज़ को शो करता है ये P वेव। तो P वेव जो है वो शो करती है आपकी एट्रियल डीपोलराइजेशन को और एट्रियल सिस्टोल को। इस दौरान जो ऑरिकल्स होते हैं हमारे हार्ट के वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सिकुड़ रहे होते हैं और उनसे ब्लड नेक्स्ट चैम्बर में मूव ऑन कर रहा होता है। देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे आपको हार्ट का कार्डिक साइकिल थोड़ा सा बना देती हूँ तो आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। दिस इज सिंपल आपका हार्ट। ओके, यहाँ पे आपका राइट ऑरिकल है, दिस इज योर लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज योर राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज योर
लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। देखिए ये हार्ट है, जनरल मैंने डायग्राम बनाया है, ये हार्ट है, हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मैमल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जूलॉजी। सो 4 चेम्बर हार्ट की मैं बात कर रही हूँ। 2 चेम्बर्स, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है ऐसे नोड, ये पता है आपको, ऐसे नोड। अभी देखिए ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में जो यहाँ होता है, ये होता है एवी नोड। एवी नोड से निकलती होती हैं परकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस। यहाँ से बंडल ऑफ हिस निकलती हैं जो इधर जाती हैं एंड इधर जाती हैं, पूरे हार्ट में अपनी मूव्स करती हैं, दैट इज कॉल्ड परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे बात कर रही हूँ एट्रियल डीपोलराइजेशन की। आपको पता होगा सबसे पहले जो ब्लड है वो ब्लड ऑरिकल्स में आता है, ऑरिकल्स के बाद यहाँ पे वाल्व होता है, उससे होते हुए यहाँ आता है एंड फिर वेंट्रिकल में जाता है। तो दोनों ऑरिकल्स, कौन से, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, राइट साइड में आपका होता है इम्प्योर ब्लड, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी ज़रूरी हैं, और लेफ्ट साइड में आपका होता है प्योर ब्लड, ठीक है। तो राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। अब देखिए राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि दोनों ऑरिकल्स का साथ में डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ना होगा। जब ये दोनों सिकुड़ेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनसे जो ब्लड होगा वो ब्लड मूव ऑन कर जाएगा, पंप कर जाएगा अगले ऑप्शन के अंदर, एंड द अगला इज वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं, कौन सा, पी सेगमेंट, इस पी सेगमेंट के दौरान एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा या फिर आर्टरिया का सिस्टोल होगा, यानी कि आर्टरिया जो है या फिर आप कह सकते हैं इनको ऑरिकल, ऑरिकल जो हैं दोनों ऑरिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इनका जो ब्लड है, इन दोनों चेम्बर्स में जो ब्लड भरा हुआ है वो ब्लड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूव ऑन कर जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, ओके। इसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका QRS कॉम्प्लेक्स, दिस QRS। अब देखिए जैसे ही डीपोलराइजेशन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो इनका जो ब्लड है कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाएगा वेंट्रिकल्स में एंड ये एम्प्टी हो जाएंगे। जैसे ही एम्प्टी हो जाएंगे तो इनके अंदर रिलैक्सेशन की कंडीशन आ जाएगी। तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, दिस द स्मॉल पीक डाउनवर्ड साइड में है, या फिर आप कह सकते हैं इसी के दौरान जब QRS सेगमेंट में, यानी कि यहाँ से ब्लड इधर मूव कर रहा होगा, तब इनका रिलैक्सेशन भी हो जाएगा। एट्रियल डीपोलराइजेशन के जस्ट बाद यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए, या फिर आप कह सकते हो साइमल्टेनियसली एट्रियल रीपोलराइजेशन भी होता है, या फिर इनका डायस्टल अवस्था भी आती है, ठीक है। डायस्टल मतलब इनका रिलैक्सेशन फेज आता है। जस्ट इस फेज के तुरंत ही बाद, या फिर यू कैन से कंटिन्यूसली होता है, ओके, साइमल्टेनियसली होता है। कौन सा, QRS कॉम्प्लेक्स का और एट्रियल डीपोलराइजेशन का काम। पी वेव तो सिर्फ डीपोलराइजेशन को शो करती है। फिर आता है QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स हमें शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, क्योंकि पी वेव के दौरान, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड जो है वो ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में मूव कर चुका है। अब वेंट्रिकल्स से भी तो ब्लड को बॉडी में मूव करना है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से तो बॉडी में जाएगा एंड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ब्लड को फॉरवर्ड मूवमेंट करवाने के लिए, आगे की साइड ब्लड को पंप करवाने के लिए वेंट्रिकल्स के अंदर जो होगा दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसी को हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। देखिए QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट करता है डीपोलराइजेशन को, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को, सिस्टोल अवस्था को, या फिर ये क्या करता है, मेन जो पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट है उसको ट्रिगर करता है, बिकॉज यहीं से तो हार्ट का जो मेन फंक्शनिंग है, हार्ट का जो रोल है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, वो होता है। तो इसको शो करने के लिए जो पीक बनता है
इन ग्राफ दैट इज QRS कॉम्प्लेक्स। तो ये होता है आपका QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स किस लिए होता है? ये होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हो गया हमारे पास साथ साथ में जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसका रिलैक्सेशन भी हो चुका है। ओके, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कर चुके हैं, इनका ब्लड अगले चेम्बर्स में या फिर अगली जो वेन्स हैं एंड आर्टरीज हैं उसमें आ चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टी वेव, थर्ड वेव द टी वेव। ये टी वेव शो करती है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल को। ये जो थर्ड वेव आएगी, टी वेव जो है ये टी वेव शो करती है कि सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स से मूव आउट कर चुका है, बाहर की तरफ आ चुका है, और इसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। इसी को वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, या फिर यू कैन से वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ओके, तो इसके बाद आरवी से ब्लड चला जाएगा लंग्स के पास प्योरिफिकेशन के लिए, एंड एलवी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा अओर्टा के पास, अओर्टा से बॉडी में पूरे में, ताकि प्योर ब्लड सबको मिल सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके। ठीक है, यहाँ पे इम्प्योर एंड प्योर का मतलब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड से है। तो लेफ्ट चेम्बर में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड राइट चेम्बर में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देखिए, द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट मेन वेव्स ऑफ ईसीजी आर पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। ये तीन वेव तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कि क्या होती हैं। पहले है पी वेव जो एट्रिया के डीपोलराइजेशन को या फिर कॉन्ट्रैक्शन को बताती है। इसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स जो कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। इसके बाद टी वेव जो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल को या फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को या फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को बताता है। तो ये तीन वेव्स तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ बनती है, दैट इज़ PR इंटरवल। P से लेके R तक की जो जगह है, देखिए ये P है, ये R है, तो P से लेके R तक की जो ये जो जगह है, इसे हम कहते हैं PR इंटरवल। तो व्हाट डज दिस PR इंटरवल इंडिकेट्स? दिस PR इंटरवल इंडिकेट्स फॉर द P वेव एंड द PR सेगमेंट। तो इसमें P वेव आती है और ये PR सेगमेंट आता है। ये दोनों मिलकर क्या बताते हैं? ये दोनों मिलकर बताते हैं कि AV नोड ने, यहाँ पे अट्रियल वेंट्रिकुलर नोड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, अट्रियल वेंट्रिकुलर नोड होते हैं। तो इन अट्रियल वेंट्रिकुलर नोड ने कितना टाइम लिया इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए आगे की साइड में, बंडल ऑफ फिश, परकिंजे फाइबर्स, आगे की साइड में ब्रांचेस में ये जो सिग्नल था, ब्लड के पंपिंग का एक्शन था, उसको जनरेट करके कब तक पहुंचाया। तो टाइम टेकन इज गिवन बाय PR इंटरवल। तो PR इंटरवल गिव्स द टाइम ऑफ AV नोड फंक्शनिंग। AV नोड ने फंक्शन करने के लिए, इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए कितना टाइम लिया, दैट इज गिवन बाय PR इंटरवल। इसके बाद अपना आता है ST सेगमेंट। देखिए दिस इज योर ST सेगमेंट, ठीक है। ये ST सेगमेंट क्या शो करता है? देखिए, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बीच का टाइम, देखिए दिख रहा है आपको, शोज द टाइम गैप बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। यानी कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना और उनका रिलैक्स होना, इन दोनों के बीच का जो समय है, जो टाइम गैप है, उस टाइम गैप को शो करता है ST सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट है QT इंटरवल। व्हाट इज QT इंटरवल? Q से लेकर T तक का जो सारा टाइम है, ये देखिए यहाँ Q से लेकर T तक का, जहाँ यहाँ वाला जो पूरा टाइमिंग है, ये यहाँ T सेगमेंट है, ये इतना जो टाइमिंग है Q से लेकर T तक का, इसे QT इंटरवल कहते हैं। दिस QT इंटरवल, ये QT इंटरवल क्या बताता है? ये QT इंटरवल में QRS इंटरवल आता है
ST आता है और T आता है, तीनों आ जाती है इसमें, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, इट शोज द टाइम बिटवीन एक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकुलर एक्शन एंड दे रिटर्न टू रेस्ट फेज। यानी कि ये शो करता है वेंट्रिकल्स कब अपना काम शुरू करेंगे, कब तक अपना काम करेंगे और काम करके कब रेस्ट में आ जाएंगे। इस दौरान मतलब वेंट्रिकल के काम करने का कितना टाइम लिया गया, दैट इज गिवन बाय योर QT इंटरवल। ओके, तो ये था आपका ECG। ECG में मैंने आपको ये सारे के सारे सेगमेंट्स बताए, मैंने आपको सारे इंटरवल्स बताए और मैंने आपको इसकी वेव्स बताई। तो आपको इम्पॉर्टेंट है लर्न रखना है ये सब चीज़ें कि कब क्या होता है। जो जनरल क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं वो इसी टाइप से आते हैं कि एट्रियल डिपोलराइजेशन को कौन शो करता है, या फिर क्वेश्चन आएगा कि टाइम गैप ऑफ डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स कौन बताता है, तो ये बताएगा आपका ST सेगमेंट। ओके, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वेंट्रिकल्स का एक्शन जो हुआ उनके स्टार्टिंग ऑफ वर्क से लेकर उनके एंड ऑफ वर्क तक, या फिर उनकी कॉन्ट्रैक्शन से लेकर उनके रिलैक्सेशन तक का कितना टाइम गैप लिया गया वो कौन डिसाइड करेगा, दैट इज QT इंटरवल। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल to make notes of these topic which I have given you। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके आप नोट्स बनाएं, सेल्फ नोट्स बनाएं। और अब आप एक काम करेंगे क्या, दैट इज़ यू हैव टू मेक क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बाय योरसेल्फ। आप इसी पेज में से, इस पेज में से जितने हो सके क्वेश्चंस बनाइए खुद से और उनके आंसर्स दीजिए, जस्ट 1 वर्ड क्वेश्चंस। वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ जाएंगे जिनके हम एग्ज़ाम के टाइम पे आंसर्स नहीं याद रख पाते हैं। तो वेरी इजी टॉपिक है, आपको सिर्फ याद रखना है इनके दौरान, इस दौरान कब क्या होता है। ओके, दिस इज़ योर ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आया हो और आपके काम का हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले और ऐसे टॉपिक से वो भी एग्ज़ाम में वंचित ना रह जाएं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई एम अगेन सेइंग, हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई 1 ना 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको ECG टॉपिक से मिलते ही मिलते हैं और उस टाइम हम। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट। थैंक यू।